Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to today's editorial analysis on 26th of June. In this editorial analysis, we discuss important editorials from The Hindu and Indian Express. एडिटोरियल के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि इसमें और कौन से एडिशनल डायमेंशंस ऐड हो सकते हैं, जैसे कि चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा. देन आई ऑल्सो ट्राई टू टेल यू द एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग एक्सेट्रा, और इसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं. सो विदाउट एनी एडो, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. तो देखिए, अभी जो है क्या कहते हैं, एक्सियम 4 मिशन वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि जो हमारे एक पायलट या एस्ट्रोनॉट आप बोले, शुभांगु शुक्ला. ओके. तो वो क्या कहते हैं, काफी टाइम बाद लास्ट राकेश शर्मा ही गए थे स्पेस में, और उसके बाद ये शुक्ला जी जा रहे हैं. सो दैट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया, और इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में है. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये एक्सियम 4 मिशन है क्या. अगर इंडिया अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेज रहे हैं तो इसके हमको क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर दी चैलेंजेस, और क्या कुछ और ऐसे मिशंस हैं, एंड व्हाट कैन बी लाइक इसके पीछे कुछ हम स्कॉलरली कोर्स वगैरह जैसे कि स्टीफन हॉकिंग एक्सेट्रा इस पे प्रिपेयर करते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एडिटोरियल है आपका ट्राइबल्स पे. ठीक है, तो ट्राइबल्स के लिए देखो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है, जैसे कि पीएम जनमन एक्सेट्रा. सो ट्राइबल्स का जो टॉपिक है वो आपका सोसाइटी में आता है. ओके, जीएस पेपर 1 में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ट्राइब्स होते कौन है, क्या रीजन है उनकी बैकवर्डनेस का, पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन सी होती हैं, व्हाट विल हैपन अगर हम ट्राइब्स के ऊपर काम करेंगे. ओके, अगर हम उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर वर्क करेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एंड ऑब्वियसली द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वे फॉरवर्ड. उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. ओके, इट इज अ गुड पर्सपेक्टिव टू नो अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि सी राजा मोहन का है, जिसमें कि हम समझेंगे कि अभी इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनेमिक्स क्या चल रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन यूरेशिया, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो ये जो एडिटोरियल है, आर्टिकल है, ये मैंने हिंदू से पिकअप किया है, ऑल्दो देयर हैव बीन रेफरेंसेस इन इंडियन एक्सप्रेस एज वेल. तो दोनों ही जगह पर इसकी बात हो रही है. सो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. एक्सियम 4 मिशन, इंडियाज हिस्टोरिक लीप इनटू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो शुभांशु, ओके, सो शुभांशु शुक्ला लिफ्टेड ऑफ विद अ 4 member क्रू अबोर्ड द एक्सियम 4 मिशन. नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जो शुभांशु, ओके, शुभांशु शुक्ला 4 क्रू मेंबर्स के साथ निकले हैं. इफ द डॉकिंग विद द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सक्सीड्स, जो कि 26 जून आज का टारगेट है, शुक्ला जो है वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बोर्ड करने वाले हैं. ओके, और फर्स्ट इंडियन इन स्पेस बन जाएंगे राकेश शर्मा शर्मा के बाद. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 41-42 ईयर्स ये चीज हो रही है. ये काफी ज्यादा इंडिया के लिए कमर्शियली रिसर्च के उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि वहां जाके काफी ज्यादा रिसर्च करेंगे एक्सेट्रा, एंड वाइल ऑल्सो फीडिंग इनटू जो हमारा आगे का मिशन है गगनयान. ठीक है, उसमें भी काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा. तो इंडिया का जो गगनयान क्या है, इंडिजिनस क्रूड स्पेस मिशन, जो कि 2027 के लिए टारगेटेड है. तो ये जो एक्सियम 4 मिशन है, ठीक है, ये हमको गगनयान में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा आगे. सो एक्सियम 4 क्या है, एक्सियम स्पेस जो यूएसए का है, और नासा, स्पेस एक्स, इन सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है. इसमें जैसे कि शुभांशु शुक्ला है इंडियन पायलट, ठीक है, फिर पैगी विटसन एक्सेट्रा, ये कुछ लोग हैं. ड्यूरेशन क्या रहेगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिन के लिए ये लोग जाएंगे, वहां पर रिसर्च वगैरह करेंगे एक्सेट्रा. तो अभी काफी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए रह गई हैं कि वहां पर हम कैसे स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सेट्रा. तो इसलिए देन नियरली 60 साइंटिफिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग 8 ये लोग इसरो से करेंगे. पर्पस क्या है, टेस्ट करें, ट्रेन करें, एक्सपीरियंस लें इंडियाज ओन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के बाद. अब इसकी नेशनल बेनिफिट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाएगा गगनयान के लिए, तो इंडिया प्रिपेयर कर सकता है अपने इसके लिए, क्योंकि शुभांशु शुक्ला भी इसमें गए हुए हैं. देन साइंटिफिक एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कैरी आउट करेंगे ये लोग वहां पर, फिर वो एक्सपीरियंस ट्रांसफर भी होगा हमको. स्टेम, ठीक है, जो साइंस एंड टेक का जो फील्ड है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जितनी ज्यादा रिसर्च यहाँ पर होगी. ग्लोबल बेनिफिट्स, कमर्शियल कोलैबोरेशन, ओके. देन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी है, जैसे आपस में जो डिफरेंट कंट्रीज है वो लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, इंडिया यूएसए के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और ज्यादा, और हमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा. देन पॉलिसीज कन्वर्जेंस हो रही है,
दैट इज सभी कंट्रीज चाहते हैं कि स्पेस को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, लेकिन चैलेंजेस इसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो इन मिशन के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने 548 करोड़ लगाए हैं शुक्ला की सीट और ट्रेनिंग के लिए। वहीं अगर हम गगनयान का बजट देखें तो वो 20,000 करोड़ है। तो इस तरह से काफी ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है हमको। ओके, देन प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो इतना ज्यादा हमको नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगेन पूरा बर्डन इसका गवर्नमेंट पे आ जाता है, इन्वेस्टमेंट से लेके एवरीथिंग। जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है विद रेस्पेक्ट टू यूएस स्पेस एक्सेस। तो इलॉन मस्क जो है वो डिसअग्री करते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ओके, फ्यूचर बजट कट्स हो सकते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन का जो प्रपोजल था वो भी अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा रेज कर सकता है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको डीकमीशन कर सकते हैं 2030। तो फ्यूचर के मिशन हम कैसे कैरी आउट करेंगे? सो इस वजह से यूएस, वैसे भी हमें पता है कभी भी कभी यूनेस्को से निकल जाता है, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। देन इंडिजिनस, अब ठीक है, इट्स गुड कि हम यूएस से कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट आपके पास इंडिजिनसली भी होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी एक बहुत ही बेकार चीज है। जहां पर कभी कभी आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, वो एकदम से मना कर दे कुछ भी, सो दैट्स सो इसलिए हमें खुद भी प्रिपेयर रहना है। तो इंडिया का जो एस्ट्रोनॉट रिसर्च सेंटर है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देन पब्लिक एक्सपेक्टेशन, अब क्योंकि एक्सियम 4 मिशन सक्सीड हो गया है तो अब पब्लिक प्रेशर बन रहा है कि गगनयान भी सक्सेसफुल होना चाहिए। फिर अगर हम सिमिलर मिशंस की बात करें तो जैसे कि हमारे पास इंस्पिरेशन 4 है, सोयूज मिशन है, आर्टेमिस प्रोग्राम है, एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, इंडिजिनस कैपेसिटी बिल्ड करो। ओके, तो इस तरह से रहेगा इंडियन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। देन प्राइवेट सेक्टर का रोल। ओके, आईएसएस के बियॉन्ड, अगर आईएसएस डीकमीशन हो जाता है तो इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आप देखिए स्टीफन हॉकिंग के जो इस तरह के साइंटिफिक मिशंस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ओके, स्पेशली यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो चंद्रयान हो, कुछ इस तरह का जो भी होती रहते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह का एक कोट प्रिपेयर कर लीजिए, रिमेंबर टू लुक अप एट दी स्टार्स एंड नॉट डाउन एट योर फीट। Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist। तो इस तरह के स्पेस मिशंस के लिए आप इस तरह का कोड प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर मेंटोरशिप में है उनको मैं इस तरह के कोड्स एंड एवरीथिंग आई मेक देम प्रिपेयर। Next, another, this is the editorial on the outreach towards the tribals। तो इसमें देखिए हम समझते हैं, तो सबसे पहले रीसेंट कॉन्टेक्स्ट कि थोड़ा सा स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट है ट्राइबल एरियाज में डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। ये एडिटोरियल बेसिकली इन चीजों पे बात कर रहा है कि गवर्नमेंट तो मल्टीपल स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आज से कुछ साल पहले आई वेंट टू अंडमान। ओके, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पर एक आइलैंड है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट वहां पे एक ट्राइब, शायद 12 टांग आइलैंड है ऐसा करके कुछ। और वहां पर एक ट्राइब रहती है, जारावा ट्राइब। ओके, एंड अगर गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज डूइंग, लेकिन वो जारावा ट्राइब आज भी लाइक दे आर वेरी बैकवर्ड। ठीक है, मतलब इट्स लाइक जब हम वहां पर जा रहे थे इन अ कार, तो वहां पर इट वाज लाइक इट वाज नॉट अलाउड टू टॉक टू देम, क्योंकि वो आप पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और आज भी वो लोग मतलब कुछ ऐसा, जो पहले बताते हैं ना ट्राइबल्स ऐसे एनिमल को मार के फिर उसे जमीन में दफना के वैसे कुछ करके खाते हैं, तो वो सब चीजें उनकी चलती रहती हैं। तो इस तरह से लेकिन, और उनका मतलब उनके में एकदम से लाइक डिसीजेस, लिटरेसी तो है ही नहीं। तो इस तरह से लेकिन हमें उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, ट्राइबल्स का अपलिफ्टमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाया है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लैग कर रहे, गवर्नमेंट का पुश है स्कीम जैसे कि पीएम जनमन। फिर हमने क्या किया, पीवीटीजी भी रिकॉग्नाइज किए, मतलब ट्राइबल्स में भी जो और ज्यादा बैकवर्ड है वो पीवीटीजी हो गए। पॉलिसी गैप्स इसका एक वन ऑफ द रीजन है। नाउ ट्राइब्स कौन होते हैं? तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन नहीं है ट्राइब्स की। ओके, बट आर्टिकल 342 ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप सर्टेन कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरह आप उन्हें डिनोट कर सकते हैं। ओके, नोटिफाई कर सकते हैं। देन जाजा कमिटी, ओके, दिस इज अ कमिटी ऑन ट्राइबल्स। तो जाजा कमिटी डिफाइन करती है ट्राइब्स को, कम्युनिटीज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिमिटिव ट्रेड्स। प्रिमिटिव ट्रेड जैसे मैंने बताया ना, जानवर मार के खाना, ओके, पत्ते पहन के रहना, ये सब प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन, तो वो जारावा जो है आपको उसी आइलैंड पे मिलेगी। ओके, और कहीं नहीं मिलने वाली है। कल्चर उनका बहुत डिफरेंट होगा। शाइनेस, जैसे मैंने बताया, कांटेक्ट मत करो, ठीक है, अगर कुछ किया तो मार देंगे तुमको। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ओके, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट नहीं है, लिटरेसी नहीं है। ठीक है, जंगल में रह रहे हैं। देन करेंटली 705 ट्राइब्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज की गई हैं इंडिया में। देन पीवीटीजीज कौन होते हैं? तो पीवीटीजीज और ज्यादा मार्जिनलाइज सब कैटेगरी है ट्राइब्स का।
जैसे कि प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इतने डिसीजेज हैं। ठीक है, फिर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी के अंदर जो है बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है, इट माइट बी कि वो डाई कर रहा है जल्दी। ठीक है, देन अगर उनको खुद भी कोई डिसीज हो रहा है तो उसका प्रॉपर क्योर नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो मोर्टेलिटी रेट हाई है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जस्ट अ मिनट। ओके, देन लो लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इंडिया के पास 75 पीवीटीजीज हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कौन से स्टेट में है। फिर रीसेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि पीएम जनमन योजना है, जहां पर 24,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी। कॉजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो जोग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे कि वो अगर आप बारह टांग आइलैंड देखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है वहां पर पहुंचना। तो अब वहां पर पहुंचना ही इतना डिफिकल्ट है, तो वहां पर सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना कितना डिफिकल्ट होगा। तो इनएक्सेसिबल टेरेन्स है, जहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं थी वहां पर। ठीक है, एकदम कच्चा रास्ता था। लैंड एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है कि क्योंकि ये लोग ऐसे जंगल वगैरह में रह रहे हैं, वहां पर रिसोर्सेज बहुत होते हैं, रिसोर्सेज बहुत होते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ सेटअप होता रहता है, जैसे माइनिंग या इस तरह की चीजें, जिसकी वजह से उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। सो दैट्स एन इशू। देन पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लिटरेसी रेट कम है। ओके, प्रॉपर स्कूल्स उनके आसपास है ही नहीं, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? देन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, ज्यादा इतना ज्यादा क्या कहते हैं, एजुकेशन नहीं है, तो उनका इतना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है ग्राम सभा एक्सेट्रा में, डिस्पाइट द पीसा एक्ट। हेल्थ और न्यूट्रिशन क्राइसिस भी है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर एग्जैक्टली कि कितना खाना है, क्या खाना है। कई बार मे बी हो सकता है उनको इतना खाना मिल भी नहीं पा रहा हो। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। कल्चर, उनका कल्चरल इरोजन क्या हो रहा है कई बार, अगर हम जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ हमें उनको डेवलप करना है, बट जब हम उनको अपने कल्चर में लेकर आते हैं, उनका कल्चर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको बोल रहे हैं कि तुम हमारे जैसे बनो। सो दैट इज कि उनका कल्चर इरोड हो रहा है। अगर हम ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसीज पे वर्क करते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होगा। जैसे कि ट्राइबल्स के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए, और हमने देखा कि इससे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। देन हेल्थ इंप्रूवमेंट्स होंगे, जैसे कि नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। नाउ हियर यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि जैसे ही मैंने एक पॉइंट लिखा है उसको मैंने सब्सटैंशिएट किया है किसी डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो चाहे वो 10 मार्कर हो चाहे वो 15 मार्कर हो, हर हेडिंग के अंदर आपको 5 पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं। यू हैव टू राइट 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करना है। ठीक है, तो इस जो ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है, इससे ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली चीज है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न करनी है। देन स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे कि ट्राइफेड की वन धन विकास केंद्र है, तो उससे हम इनको मोबिलाइज कर रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, ताकि क्या होता है इन लोगों को कुछ चीजें जो फॉरेस्ट में रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि बैम्बू या इस सब से इन्हें काफी कुछ बनाना आता है, लेकिन उसको क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, तो प्रॉपर इस तरह से उसकी मतलब परचेजिंग लोग इतनी नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम इनको पूरा ऐसे केंद्र वगैरह बना देंगे, सेल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा चल रहा है। एक वो कोई तेल आता है जो कि जिससे बाल बड़े होते हैं, कोई ट्राइब रहते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से हमें वो चीजें करनी है। देन लीगल एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड जाजा कमिटी रिकमेंडेशन। whenever you are writing a way forward committee recommendations, global best practices must incorporate करने हैं आपको। जैसे कि ट्राइबल सब प्लान्स, हैबिटाट राइट्स, सेपरेट कार्डर ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर्स बना दीजिए आप सेपरेट। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो क्लोजिंग द गैप फ्रेमवर्क लेकर आए, वहां पर भी कुछ ट्राइब्स हैं एबॉरिजिनल्स, ओके, उनके लिए ये लेकर आए, जिसका हमने काफी ज्यादा सक्सेस देखी। तो इस तरह का हम ऑस्ट्रेलिया से सीख के कुछ कर सकते हैं। फिर कनाडा में भी अपने ट्राइबल के लिए उन्होंने जैसे फर्स्ट नेशंस एजुकेशन कंट्रोल मॉडल लेकर आए। अब प्रॉपर डेटा चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा होगा कि कितने एसटी हैं, क्या उनका लिटरेसी लेवल है, कैसा उनका न्यूट्रिशन लेवल है, उसी हिसाब से आप वर्क कर पाएंगे। तो ये हमें पूरा चाहिए। देन एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि सब लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाता है, जो कि कई बार अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं होता है तो यूपीएससी प्रिपरेशन में भी हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पर हमें जो पॉलिसी है वो सबकी एकदम कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो, फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, सब लोग साथ में मिलकर काम करें, लेकिन ड्यूप्लीकेशन ना आए उसमें। तो इस तरह से कुछ हम प्लान कर सकते हैं। पीसा और एफआरए का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। पीसा पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, ओके, देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट्स होने चाहिए। कि ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, देखिए आपने इंडिया में सुना होगा कि ऊपर से अगर लाइक सेंटर से अगर 100 रुपए आ रहा है
ट्राइबल के पास सिर्फ 20 रुपए जा रहा है, क्योंकि 80 रुपए बीच में गायब हो गए ड्यू टू करप्शन एक्सेट्रा। उस पे भी हमको चेक रखना चाहिए, कम्युनिटी मॉनिटरिंग। तो जब ट्राइबल अवेयर होंगे कि अच्छा ये फंड उनके लिए आया है, ये चीज उनके लिए होनी चाहिए थी, अभी तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अच्छा कुछ गवर्नमेंट होती है जो ऐसा कुछ करती है, सो दैट्स एन इशू। देन अगर हम ये सब वर्क करेंगे तो हम काफी सारे एसडीजीज अचीव कर सकते हैं। जैसे कि SDG 1 नो पॉवर्टी, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5, 10, 16 एक्सेट्रा। सारे SDG 1 से लेके 17 तक आपको याद होने चाहिए। Now, next editorial, which is written by C. Raja Mohan. Okay, it is on the US Europe relations, ठीक है, और लाइक एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो काफी सारे पॉइंट्स इसमें हैं, जो कि मैं आपको समझा देती हूँ, ये बस एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए। नाउ इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे आंसर वगैरह में आप यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि तो शिफ्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स इन यूरोप। सो द थिंग इज कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुई थी, ओके, एंड द कोल्ड वॉर पीरियड वाज गोइंग ऑन, तो उस टाइम पे एक नेटो नाम का इंस्टीट्यूशन बना था 1949 में। तो नेटो क्यों बना था कि जो यूएसए है वो वेस्टर्न यूरोप, यूरोप की कंट्रीज को क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट रशिया, ठीक है, ये बात हुई। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएसए को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा इन कंट्रीज के डिफेंस के लिए। लेकिन अब जब यूएसए को भी धीमे धीमे रियलाइज हुआ, वहां की पॉपुलेशन भी इसके अगेंस्ट जा रही है थोड़ा सा, सो व्हाट इज हैपनिंग, और अभी जैसे जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो यूएस ने इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया यूक्रेन को बचाने के लिए। तो यहाँ पर पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यूरोप में अब एक तो यूरोपियन नेशंस को लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर अगर किसी ने हमला कर दिया तो ये यूएस तो हमें बचाने आ नहीं रहा है, तो हमें खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। या तो खुद रक्षा करनी पड़ेगी, या फिर ये लोग सोच रहे हैं यार किसी और के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि एशियन नेशंस एक्सेट्रा, मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक। तो इन सब जगह पे ये जो शिफ्टिंग पावर स्ट्रक्चर हो रहा है, तो दैट इज कि यूएस का रोल कम हो रहा है यूरोप में। ट्रम्प का जो है फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है इस वजह से, ठीक है। अब हम पूरे एडिटोरियल को समझेंगे। तो इन्होंने पहली बात तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ये ट्रेडिशनल यूएस अप्रोच को चैलेंज करते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात इन्होंने जाके स्ट्राइक्स कर दी ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, ताकि ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन ईज हो। अब आप किसी पे स्ट्राइक करोगे उससे टेंशन कैसे ईज होगी। फिर इसके बाद अपना अटेंशन ये यूरोप पे लाते हैं, नेटो की रेलिवेंस पूछ रहे हैं कि ये क्यों रेलिवेंट है। अब यूरोपियन नेशंस को तो पता है क्यों रेलिवेंट है, ताकि रशिया जैसे देश उन पे अटैक ना करें, उनके डिफेंस के लिए यूएस नहीं बनाया था। डिमांडिंग यूरोपियन नेशंस की वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं। और इसीलिए अब यूरोप को रिकंसीडर करना पड़ रहा है अपना डिपेंडेंस, की वो कितना यूएस पे डिपेंडेंट रह सकता है फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। नेटो अंडर प्रेशर है, क्योंकि यूएस जो कह रहा है वो, ट्रम्प कह रहे हैं कि नेटो मेंबर्स भी 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस पे स्पेंड करें। तो अब ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो नेटो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। ओके, और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है ट्रम्प ने कि ओपनली क्वेश्चन किया है। तो वो जैसे कि वो यूनेस्को से बाहर आ गए, हर जगह वो बात करते हैं कि यूएस क्यों इतनी फंडिंग करे, और जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी आ रही है यूरोप में। ओके, लाइक इनसिक्योरिटी इन अ सेंस दे आर कंसर्न अबाउट देयर सिक्योरिटी, क्योंकि पहले तो उनके पास नेटो था। नेटो क्या करता है, कलेक्टिव डिफेंस पे वर्क करता है। तो नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है जैसे वहां पे 5 कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री पे अटैक हुआ तो वो मानेंगे कि सब पे अटैक हुआ है, तो सब आके मिलके लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि अब ट्रम्प नेटो की रेलिवेंस को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां पर ये इशू आ रहा है कि यूरोपियन नेशंस की सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखा जाए। फिर जर्मनी जो है वो भी उसका एक शिफ्ट देखने को हमको मिल रहा है, रिलक्टेंट से स्ट्रेटेजिक पावर। तो जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी तो अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, उसने अपने डिफेंस डिफेंस पे खर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो पहले तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी ने मिलिट्रिज्म अवॉइड किया, ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया क्योंकि नेटो था। बट अब वो एक असर्टिव मिलिट्री पावर बन रहा है, नेटो फोर्सेस लीड कर रहा है ईस्टर्न यूरोप में, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहा है अगेंस्ट रशियाज अग्रेशन इन यूक्रेन। जैसे कि लीडर्स अगर हम देखें, ओलफ स्कॉल्स और फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है, ये लोग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब रशिया यूक्रेन वॉर एक कैटलिस्ट रहा, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, बट यूएस ने ज्यादा कुछ नहीं किया, और इससे वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो रही है नेटो की भी। अब अगर नेटो है, ठीक है, जहां पर आप बोल रहे हो कलेक्टिव डिफेंस, तो सब लोग आके लड़ते, बट किसी ने आके नहीं लड़ा, तो वल्नरेबिलिटी दिख रही है नेटो की। जर्मनी अभी देख रहे हैं रशिया को भी डायरेक्ट थ्रेट की तरह, ठीक है, और कोई ऐसा सॉफ्ट टाइज वगैरह नहीं हो सकते, तो वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। अब इससे यूएस और यूरोप के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। पहले यूरोप को क्या लगता था, ठीक है हमारे पास तो यूएस है, तो उसे ज्यादा नहीं लगता था कि बाकी किसी देश के साथ हमें कुछ कोलैबोरेट करने की जरूरत है। लेकिन अब वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जापान, ठीक है, इसराइल, इंडिया, इन सब के साथ भी उन्हें कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। तो ट्रेडिशनल नेटो फॉर्मूला था कीप द अमेरिकन इन, रशियंस आउट, और जर्मन डाउन। लेकिन अब ये नो लॉन्गर होल्ड, जर्मनी बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा है, रशिया आउट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो तो अटैक कर रहा है।
यूरोप स्पेशली जर्मनी न्यू पिलर ऑफ सिक्योरिटी की तरह इमर्ज कर रहा है, और यूएसए का जो इनकंसिस्टेंट कमिटमेंट है उसने एनकरेज किया है यूरोप को कि वो ग्रेटर डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। इस वजह से हमें न्यू अलायंसेस दिख रहे हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब ज्यादा एंगेज कर रहे हैं यूरोप के साथ। ब्रॉडर सिक्योरिटी अप्रोच की जरूरत है इस वक्त हमको। ओके, सिर्फ डिपेंडेंसी और साथ में इन कंट्रीज को देखो, सिर्फ मिलिट्री पावर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, रीजनल इंस्टेबिलिटी, इन सबको भी डील करना पड़ेगा, तभी एक होलिस्टिक अप्रोच टू सिक्योरिटी हो पाएगी। इसके इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन है? इंडिया भी जोग्राफिकली और स्ट्रैटेजिकली सिचुएटेड है एट द इंटरसेक्शन ऑफ यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड इंडो पैसिफिक। तो इंडिया भी अपने टाइज डीपन करे यूरोप और एशियन डेमोक्रेसीज के साथ, अपनी प्रेजेंस बढ़ाए और नेटो अलाइन कंट्रीज के साथ और ज्यादा एंगेज करें। इंडिया का जो ग्रोइंग एंगेजमेंट है वो विद यूरोप, ये बैलेंस कर सकता है रिलेशंस विद यूएस, रशिया एंड रीजनल पार्टनर्स। तो कंक्लूजन अल्टीमेटली ये है कि यूएस गारंटर नहीं है ग्लोबल सिक्योरिटी का, यूरोप और ज्यादा असर्टिव हो रहा है, एशियन डेमोक्रेसीज अपना रोल प्ले कर रही है, और वर्ल्ड जो है वो एक मल्टीपोलर फेज में एंटर कर रहा है। ठीक है। तो ये एडिटोरियल आई बिलीव कि पीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उनको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट जनरली भी आप इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इसको समझ ही सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। दिस इज लाइक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस इनिशिएटिव के थ्रू आप सभी के साथ इंटरेक्ट करने में काफी मजा आ रहा है। एंड एज यू ऑल आर वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस, so thank you so much for showing so much support for this initiative. Keep working hard and good luck.